दोस्तों नमस्कार, मैं अनिल कुमार लक्ष्य जी के क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज जो हम हैं, जैसा कि मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया हमारी चल रही थी और उसी के तहत आज हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक करेंगे जिसका नाम है ब्रिटिश का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, या फिर हम इसको जानते हैं कि औपनिवेशिक शिकवाद के विभिन्न चरण, उपनिवेशवाद के विभिन्न चरण। और जैसा कि मैं हमेशा क्लास स्टार्ट होने से पहले बताता हूं कि ये जो क्लास है ये हमारी यूपीएससी के लिए, पीसीएस के लिए, पीसीएस में स्पेशली फॉर एचसीएस के लिए, और ये जो क्लास है ये प्री प्लस मेंस, और दूसरी चीज जीएस प्लस एज ए सब्जेक्ट, यानी कि जिनका ऑप्शनल हिस्ट्री है उसके लिए भी, और जनरल स्टडीज के हिसाब से भी प्री प्लस मेंस के लिए, पीसीएस के लिए और यूपीएससी के लिए ये क्लास काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। दूसरी चीज, इसके अलावा यूजीसी, इसमें कुछ चीजें ऐसी है जो यूजीसी स्पेसिफिक मैं जब करवाऊंगा वो बता दूंगा कि ये यूजीसी स्पेसिफिक है, तो उसके लिए क्लास सबसे महत्वपूर्ण क्लास है। उसके अलावा एसएससी के लिए, हरियाणा एसएससी के लिए, अदर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उनमें बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से देखने को मिलते हैं। तो ये ओवरऑल काफी इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। अच्छा, इस क्लास की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वो ये है कि ये एक कंसेप्चुअल क्लास है। तो कंसेप्चुअल क्लास किसी भी चीज के लिए, किसी भी सब्जेक्ट में एक बहुत महत्वपूर्ण क्लास होती है। क्यों महत्वपूर्ण क्लास होती है? कि कंसेप्चुअल से आगे जाके ये एक आपका बेस बनेगा और आपको हिस्ट्री को समझने में, मॉडर्न हिस्ट्री को समझने में कोई दिक्कत नहीं आ पाएगी। तो इसीलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे स्टूडेंट्स को, और जो एस्पायरिंग के जो कैंडिडेट एस्पायर हैं इसके लिए, यूपीएससी के लिए, वो इस क्लास को देखकर इसका लाभ उठा पाए। तो ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए अब हम स्टार्ट करते हैं ब्रिटिश का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव या उपनिवेशवाद के विभिन्न चरण। देखिए, इसको हम दो तरीके से देख पाएंगे। एक तो उपनिवेशवाद के विभिन्न चरण देखेंगे, प्लस इन चरणों का विभिन्न क्षेत्रों पर प्रभाव देखेंगे। विभिन्न क्षेत्रों पर प्रभाव, तो ये क्लास हम दो टाइप से डिवाइड करेंगे। एक तो उपनिवेशवाद के विभिन्न चरण और दूसरा विभिन्न क्षेत्रों पर इनका प्रभाव क्या पड़ा है। हालांकि मैं इसमें कुछ छोटा छोटा प्रभाव, जो एक बेसिक सी चीजें हैं वो मैं बताता भी चलूंगा, लेकिन जो प्रभाव है वो हम अलग अलग क्षेत्रों पर अलग तरीके से एक टॉपिक के रूप में करेंगे। तो टाइम को ना बर्बाद करते हुए अब हम इस टॉपिक को शुरुआत करते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने बताया था कि भारत में जिस प्रकार से आज़ादी की तारीख फिक्स है, इसी प्रकार से भारत में गुलामी की भी तारीख फिक्स है। और भारत जो गुलाम हुआ था वहाँ पर एक सबसे महत्वपूर्ण डेट आपको याद रखनी है, और वो महत्वपूर्ण डेट इसलिए याद रखनी है कि जिस तरीके से हमें पता है कि देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, इसी प्रकार से देश की गुलामी की भी एक तारीख है, और वो तारीख है 23 जून 1757 को। अब ये 23 जून 1757 को मैं क्यों कह रहा हूँ कि देश गुलाम हुआ था? यहाँ इस तारीख से देश के गुलाम होने की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी थी, क्योंकि ये 23 जून 1757 यहाँ पर प्लासी की लड़ाई लड़ी गई थी। और ये जो प्लासी की लड़ाई थी ये नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच में थी। और इस युद्ध में, हालांकि ये एक युद्ध नहीं था, हम आगे पढ़ें भी कि जब बंगाल का अधिकार अंग्रेज़ों पर होता है तो हम उस पूरे प्रोसेस में पढ़ेंगे कि ये युद्ध था ही नहीं। ठीक है, एक तरफा युद्ध था, इसमें गद्दारी ज़्यादा थी। तो युद्ध लड़ने से पहले ही ये तय हो चुका था कि नवाब सिराजुद्दौला इस युद्ध में हारेंगे। ठीक है, तो ये तारीख, और जब प्लासी की लड़ाई अंग्रेजों ने जीती तो उसके बाद उपनिवेशवाद का चरण स्टार्ट हो चुका था। धीरे धीरे उन्होंने बंगाल पर पूरा अधिकार कर लिया। बंगाल का मतलब मैंने उस समय भी बताया था कि बंगाल का अर्थ है बंगाल, बिहार, उड़ीसा। तो कहने का अर्थ है कि भारत के बहुत बड़े भूभाग पर इन्होंने एक तरीके से अधिकार कर लिया था।
तो ये एक ऐसी तारीख है जहां से उपनिवेशवाद की प्रक्रिया शुरू होती है, उपनिवेशवादी की जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ होती है, और ये प्रक्रिया 1947 तक चलती है। और इसी कारण से हमने 1757 से 1947 तक उपनिवेशवाद को विभिन्न चरणों में बांटा है। तो उसमें जो पहला चरण है उसको हमने 1757 से 1813 तक विभाजित किया है। जो द्वितीय चरण है उसको हमने 1813 से लेके 1857 तक विभाजित किया है, और तृतीय जो चरण है वो 1858 से 1947 तक हमने इसे विभाजित किया है। तो हालांकि इन सब में उद्देश्य एक ही था कि ब्रिटेन को मजबूत बनाना, ब्रिटेन का जो साम्राज्य है उसे चिरस्थायी बना, विस्तारित करना। लेकिन जो नीतियां थी, जो उद्देश्य थे, वो अलग अलग चरणों में अलग अलग थे, ठीक है। लेकिन मैंने बताया कि जो सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य था वो चेंज नहीं हुआ, वो तो यही था कि ब्रिटेन के साम्राज्य को चिरस्थायी एवं विस्तारित बनाना है। लेकिन इस चरण में उद्देश्य कुछ और था, किसी और तरीके से प्रक्रिया की गई, मतलब ब्रिटेन साम्राज्य के उपनिवेशवाद को बढ़ाने के लिए, या फिर मैं यूं कह सकता हूं ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ों को स्थापित करने के लिए यहाँ पे प्रक्रिया कुछ और थी। यहाँ पे जब जड़ें बिल्कुल मजबूत हो जाती है तो उस पेड़ को फैलने में सहायता दी गई, और यहाँ पर अब भारतीय जनता का पूरी तरीके से शोषण किया गया। तो इनको हम, इस उपनिवेशवाद की प्रक्रिया को हम 3 चरणों में हम देखते हैं। और जो पहला चरण है उसे हम क्या कहते हैं, जो पहला चरण है वो 1757 से लेके 1813 तक में स्टार्ट होता है, और इसे हम कहते हैं वाणिज्यिक पूंजीवाद का युग। वाणिज्यिक पूंजीवाद, या फिर इसे मर्केंटाइल कैपिटलिज्म की बात कही जाती है, एक चीज। दूसरी चीज, इसे हम व्यापारिक एकाधिकार का काल भी कहते हैं। व्यापारिक एकाधिकार का काल भी कहा जाता है। इसी प्रकार से जो दूसरा है इसको हम कहते हैं मुक्त व्यापार का काल। मुक्त व्यापार का काल, इसे फ्री ट्रेड, आज के दिन फ्री ट्रेड की एक अलग डेफिनेशन है और उस समय पे फ्री ट्रेड की डेफिनेशन अलग है। तो वो हम देखेंगे कि क्या बदलाव है, और आज जो फ्री ट्रेड है वो क्या है, और उस समय पे फ्री ट्रेड की बात थी वो क्या थी। या फिर इसे हम औद्योगिक पूंजीवाद का युग भी कहते हैं। औद्योगिक पूंजीवाद का काल भी कहते हैं। इसी प्रकार से जो तृतीय युग है उसे वित्तीय पूंजीवाद, फाइनेंशियल कैपिटलिज्म का काल भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हमने इसको 3 चरणों में विभाजित किया, और इन 3 चरणों के अलग अलग नाम हैं। जैसे कि जो पहला चरण है इसे हम वाणिज्यिक पूंजीवाद का काल कहते हैं, मर्केंटाइल कैपिटलिज्म भी कहा जाता है दूसरा, या फिर इसे व्यापारिक एकाधिकार भी कहा जाता है। इसे हम मुक्त व्यापार का काल भी कहते हैं, या फिर औद्योगिक पूंजीवाद भी कहा जाता है, और इसे हम वित्तीय पूंजीवाद भी कहा जाता है। फाइनेंशियल कैपिटलिज्म, यहाँ पूंजी के बदले पूंजी मिलेगी, यानी पूंजी लगा के पूंजी दी जाएगी, तो इसीलिए इसे वित्तीय पूंजीवाद का काल भी कहा जाता है। तो इन कालों को ही हमें पढ़ना है, और इसी क्रम में हम अब जो पहला काल है उसको पढ़ते हैं कि उसकी उद्देश्य क्या था। ठीक है, उसके लिए क्या नीति इन्होंने प्रयोग में लाई, और इस नीति को जो ये प्रयोग में ला रहे थे उसकी एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही होगी, तो उसके बारे में हम जानेंगे, और इस नीति का प्रभाव भारत पर क्या पड़ा इसके बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए, इस काल में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है उद्देश्य। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था व्यापारिक एकाधिकार। इसका अर्थ आपको इसके नाम के अंदर ही पता लगा, यानी कि व्यापार पर सिर्फ एक ही व्यक्ति का अधिकार होगा और एक ही कंपनी का अधिकार होगा, ये इसका उद्देश्य था। और वो उद्देश्य था कि ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत में व्यापार करेगी और कर मुक्त व्यापार करेगी, और ये इस
कंपनी का, या इसको यूं भी कहा जा सकता है कि इसे व्यापारिक एकाधिकार का काल भी कहा जाता है, और यही इस कंपनी का मतलब इस चरण में इसका उद्देश्य था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रेड मोनोपोली स्टैब्लिश की जाएगी। अब बात की जाती है इसके लिए जो नीति यूज की गई वो थी खुली लूट। खुली लूट यानी कि जो नीति प्रयोग में लाई गई वो थी खुली लूट। इस नीति को यहां पर प्रयोग में लाया गया। इसके पीछे एक पूरी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है, और इसी खुली लूट को कई इतिहासकारों ने अलग अलग नामों से बताया है। जैसे कि के.एम. पनिकर हैं, एक प्रसिद्ध इतिहासकार हैं के.एम. पनिकर। इन्होंने इसे डाकू राज्य की संज्ञा दी है। के.एम. पनिकर के अनुसार ये जो खुली लूट थी ये डाकू राज्य था, कि ऐसी चीजें तो सिर्फ जब डाकुओं का राज्य हो तो ही हो सकती है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा एग्रेसिव पॉलिसी इन्होंने अडॉप्ट की थी कि भारत को पूरी तरीके से आर्थिक रूप से कमजोर कर दिया जाए, और ब्रिटेन को इसका पूरा भारतीय संसाधनों का पूरा फायदा मिले। तो ये नीति इसमें प्रयोग की गई, और इसीलिए के.एम. पनिकर ने इसे डाकू राज्य की संज्ञा दी है। और इसी प्रकार से एक प्रसिद्ध ब्रिटिश इतिहासकार हैं पर्सिवल स्फीयर। पर्सिवल स्फीयर पर्सिवल स्फीयर के अनुसार ये खुली लूट की प्रक्रिया थी, जिसमें एक तरफा फायदा था, और वो था ब्रिटिश साम्राज्य को। खुली लूट की प्रक्रिया इन्होंने कहा। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये हुआ। अब इसकी अगर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, इस नीति की अगर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को हम जानना जाए तो हम सब जानते हैं कि 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई थी। इसी प्रकार से 1764 में, हम ये आगे सारी जब बंगाल पढ़ेंगे तो इनको बहुत विस्तारित रूप से पढ़ेंगे, लेकिन मैं बता चुका हूं कि 1757 में प्लासी की लड़ाई थी, एक निर्णायक युद्ध था। उसके बाद 1764 में एक बक्सर का युद्ध लड़ा गया। बक्सर का युद्ध, और इन सब के परिणाम स्वरूप 1765 में एक इलाहाबाद की संधि होती है। ये जो संधि, ये अवध के नवाब सुजाउद्दौला मुगल सम्राट के बीच में और अंग्रेजों के बीच में होती है। तो इसको भी हम पूरी डिटेल से पढ़ेंगे, और यहां से शुरू होती है खुली लूट की प्रक्रिया, खुली लूट की नीति, इस इलाहाबाद की संधि के परिणाम। और इस इलाहाबाद की संधि के परिणाम स्वरूप ही बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत होती है। द्वैध शासन का क्या अर्थ है? द्वैध शासन का अर्थ है यानी कि दो राजा होंगे, ठीक है, और इसमें ये होगा कि एक के पास जिम्मेदारी होगी और एक के पास राइट्स होंगे, ठीक है। और जो जिम्मेदारी होगी वो भारतीय राजाओं को दे दी जाएगी, और जो राइट होंगे और जो फायदा मिलेगा वो अंग्रेजों को मिलेगा। तो किस प्रकार से हुआ इसको हम देखते हैं। देखिए, एक थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए उसको, हालांकि अर्थ यही है लेकिन एग्जैक्ट जो वर्ड है वो पर्सिवल स्फीयर ने कहा खुली तथा बेश्रम लूट। तो पर्सिवल स्फीयर के अनुसार जो प्रसिद्ध इतिहासकार थे उन्होंने इसे खुली एवं बेश्रम लूट कहा। तो कई बार आ जाता है कि ये शब्द किसने प्रयोग किया, तो पर्सिवल स्फीयर ने किया। तो इसलिए बताइए, यूजीसी नेट के पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि स्टेटमेंट्स जो हैं अक्सर यूजीसी नेट में पूछी जाती हैं। एनीवेज, हम बात कर रहे थे बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत की गई, और इस द्वैध शासन का क्या अर्थ है। बंगाल में द्वैध शासन, तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एक होते दीवानी अधिकार और एक फौजदारी।
फौजदारी यानी लॉ एंड ऑर्डर, और एक रेवेन्यू से संबंधित। तो अब ये तो है ड्यूटी, लॉ एंड ऑर्डर। ये मैंने बताया था कि बंगाल में मतलब लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी दी गई भारतीय राजाओं को, कि भारत बंगाल में शासन व्यवस्था की जिम्मेदारी आपके लॉ एंड ऑर्डर को आप संभालेंगे। परिणाम स्वरूप आपको मिलना कुछ नहीं है, क्योंकि राज तो एक तरीके से अंग्रेजों का ही हो चुका था। सिर्फ दिखाने के लिए ये था कि बंगाल में जो व्यवस्था स्थापित की गई उसमें एक कठपुतली राजा नियुक्त किया गया। जैसे कि यहाँ पे जो राजा था वो था नजीमुद्दौला। ये कठपुतली नवाब था। कठपुतली नवाब था भारतीय शासक नजीमुद्दौला, और ये फौजदारी मामलों से संबंधित मामलों को संभालता था, जबकि रेवेन्यू था ये अंग्रेज लेते थे। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आपने देखा कि किस प्रकार से पूंजी जनरेट की जा रही है, यानी कि बंगाल से ही जो पूंजी जनरेट की जा रही है, और ये जो पूंजी है ये ब्रिटेन के काम आएगी, ब्रिटेन भेजी गई है। ठीक है, और एक प्रक्रिया स्टार्ट होगी अब। ठीक है, और खुली लूट की प्रक्रिया, और उस खुली लूट की प्रक्रिया का प्रभाव क्या देखने को मिलेगा उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। देखिए, अब पूंजी लूटी जा रही है, और ये जो पूंजी लूटी जा रही है ये भारत से लूटी गई, और ये भेजी कहाँ जाएगी, ब्रिटेन में भेजी जाएगी। तो ये यूके मान लीजिए, और ये इंडिया मान लीजिए, और यहाँ से ये पूंजी आ रही है। ठीक है, और ये ब्रिटेन में जा रही है, और पूंजी, इस पूंजी का ब्रिटेन में दो जगह पर बहुत ज़्यादा प्रयोग किया गया। एक है कि ज़्यादा उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया गया, यानी कि मोर प्रोडक्शन, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन बढ़ाया जाए, और इसी ज़्यादा उत्पादन के बढ़ाने के परिणाम स्वरूप वहाँ पे एक क्रांति आती है जिसे हम औद्योगिक क्रांति कहते हैं, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहते हैं। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई। ठीक है, और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत का कारण क्या है कि ज़्यादा उत्पादन बढ़ाया गया। और परिणाम स्वरूप यहाँ पे औद्योगिक क्रांति आती है। एक चीज हमें ये ध्यान रखनी है। एक दूसरी चीज, इस पूंजी का ब्रिटेन में रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर बहुत ज्यादा प्रयोग किया गया, यानी कि R&D क्षेत्र। तकनीकी विकास के साधनों पर इसका प्रयोग किया गया। और जब रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे जब कोई भी चीज़ प्रयोग की जाती है तो इसका मतलब एक तकनीकी डेवलपमेंट हुई है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुई है, नए नए हथियार बने होंगे, और इन हथियारों की सहायता से ही अंग्रेजों ने जो शेष भारत और खासकर विशेषकर जो दक्षिण के राज्य हैं उन पर विजय प्राप्त की। जैसे कि इसी क्रम में मराठा को हम पढ़ेंगे, इसी क्रम में आप मैसूर को पढ़ेंगे, इसी क्रम में हम पंजाब को पढ़ेंगे, और इन्होंने शेष भारत पर और दक्षिण के विशेषकर दक्षिणी राज्यों पर विजय प्राप्त की। और इसका जो प्रयोग है वो भारत की शेष राज्यों विशेषकर दक्षिण के राज्य जैसे मराठा, आपका मैसूर, इसी प्रकार से पंजाब को जीतने में प्रयोग किया गया। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये एक प्रक्रिया शुरू हो गई, और इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे औद्योगिक क्रांति थी,
और रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे इसका प्रयोग किया गया, और मतलब 2 जगह प्रयोग किया गया इस पूंजी का, औद्योगिक क्रांति में और दूसरा रिसर्च एंड डेवलपमेंट। और इसी रिसर्च एंड डेवलपमेंट का प्रयोग करते हुए इन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी को सुधारा और उसी के परिणाम स्वरूप इन्होंने शेष भारत पर और विशेषकर दक्षिण के राज्यों में जीत में इसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। तो ये हमने देखा कि किस प्रकार से ये सारी चीज़ें चली। अब हम देखेंगे कि 1757 मतलब 1750 आप मान के चलिए कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी, और उस औद्योगिक क्रांति का प्रभाव भारत पर भी नकारात्मक पड़ा था, सकारात्मक तो कोई पड़ा नहीं था कि वहाँ पे नई टेक्नोलॉजी आ रही थी, नई मशीनें आ रही थी, अधिक से अधिक उत्पादन बढ़ाया जाता, जबकि यहाँ पे इस टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र नहीं किया गया, यहाँ पे कोई नई इंडस्ट्री नहीं लगाई गई, बल्कि जो पुराने उद्योग धंधे थे उनको पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया। मतलब वो चरम सीमा पर थे, उनकी समाप्ति की ओर वो अपनी बढ़ रहे थे, बहुत तेज़ी से बढ़ रहे थे। तो उस चीज़ में हम बात कर देंगे। तो ये जो प्रक्रिया थी, इस युग का शुरुआत होता है 1750 मोटे तौर पे, मतलब 1757 है कि औद्योगिक क्रांति से, लेकिन इसका जो अंत होता है वो 1813 में होता है, जब समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं हम कि प्रथम चरण का समापन कैसे होगा। तो हमने देखा कि ये 1757 यानी कि 1750 मैंने ऑटोमेटिकली इसकी शुरुआत हुई थी औद्योगिक क्रांति से, और इसका जो अंत होगा वो 1813 के एक्ट से होगा। ठीक है, 1813 में ये समाप्त होता है और इसका जो अंत होता है वो 1813 के एक्ट से होता है। और इस 1813 के एक्ट से हमने ये देखेंगे कि जब यहाँ पे देखा इसका फ़ायदा किसको मिल रहा था, इसका फ़ायदा मिल रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को, प्लस ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर जो लोग काम कर रहे थे, जो अफसर काम कर रहे थे, जो कर्मचारी काम कर रहे थे, उनको फ़ायदा मिल रहा था, वो लगातार अमीर हो रहे थे। तो जब ये चीज़ें ब्रिटेन में, मतलब यहाँ से कोई भी ईस्ट इंडिया कंपनी का कर्मचारी या अधिकारी रिटायर होकर जब ब्रिटेन जाता था तो उसके पास बहुत अथाह दौलत होती थी, और इसको देखकर वहाँ की जो और कंपनियाँ थीं उनको लगा कि क्यों ना हम भी इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं। तो ब्रिटेन में एक मांग उठने लगी कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया जाए और हमें भी मौका दिया जाए, ताकि हम भी जो इस मौके का बहुत अच्छा फ़ायदा उठा सके। तो कहीं ना कहीं ये मांग उठने लगी, और 1813 के एक्ट से इस मांग पर कंपनी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। कुछ एक मामलों में उसका एकाधिकार मेंटेन रहता है, लेकिन ज़्यादातर मामलों में उसके व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से हम उपनिवेशवाद के पहले चरण को समाप्त कर चुके हैं। तो 1813 के एक्ट से कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो जाता है। और यही पहले चरण की समाप्ति है। प्लस द्वितीय चरण की शुरुआत है। शुरुआत है। तो यहां से हम अब द्वितीय चरण के बारे में बात करें। द्वितीय चरण 1813 से 1858, वहां 58 कर लीजिएगा, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, कई किताबों में 57 है, कईयों में 58 है। तो ये बेसिकली एक मैंने बताया कंसेप्चुअल टॉपिक है, ये यहाँ पे सन वगैरह का इतना ज़्यादा इशू नहीं है। ये तो हम जैसे कुछ टीचर्स हैं, मतलब जिन्होंने अपनी सुविधा के अनुसार इसको डिवाइड किया है ताकि चीज़ों को आसान बनाया जा सके, अच्छी तरीके से समझ आ सके, तो इसलिए ये सारी चीज़ें की गई है। तो 1813 से 58 तक के बीच में ये शुरुआत होती है। द्वितीय चरण का होता है, मैंने बताया था पहले चरण की यहाँ पे समाप्ति होती है, द्वितीय चरण की शुरुआत होती है। और शुरुआत किस लिए होती है कि ब्रिटेन की कंपनियों द्वारा ब्रिटिश सरकार पे ये दबाव डाला जाता है कि कंपनी के ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया जाए। तो यहाँ से इसकी शुरुआत होती है कि ब्रिटेन की कंपनियों द्वारा ब्रिटिश सरकार पर यह दबाव डाला गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया जाए। और इसी क्रम में इस द्वितीय चरण के 2 उद्देश्य सामने आते हैं। एक तो मैंने बताया यही जो इनकी मांग है, उसी के परिणाम स्वरूप 1813 का एक्ट आया जाएगा, और ये कंपनी का मतलब ये
इस द्वितीय चरण का एक उद्देश्य होता है कि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार समाप्त केवल 2 मामलों में कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार रहेगा 1813 के एक्ट के अनुसार, एक तो चाय पर और एक चीन के साथ व्यापार में, और ये जो है इन दोनों को समाप्त किया जाएगा 1833 के एक्ट के द्वारा। तो एक तो चीज़ ये है। दूसरी चीज़ यानी कि उद्देश्य, एक उद्देश्य तो ये है। दूसरा उद्देश्य देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ, कई बार ये प्रश्न आता है कि सर बुक कौन सी पढ़े। मैं कहता हूँ एनसीईआरटीज़ पढ़िए, 8th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ो। +1 +2 की जो ओल्ड एनसीईआरटी है, एंशिएंट हिस्ट्री के लिए, मिडविल हिस्ट्री के लिए, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए बहुत अच्छी किताब है, और वहाँ की लाइनें आपको एग्जैक्टली यूज़ करनी है। तो यहाँ पे जो द्वितीय उद्देश्य है वो 8th क्लास की अगर आप एनसीईआरटी भी पढ़ेंगे तो उसमें बहुत अच्छी तरीके से दिया भी हुआ है, और यही चीज़ 12th में मॉडर्न हिस्ट्री की बुक में भी रिपीट की गई है। ठीक है, तो वो उद्देश्य ये था कि भारत को कच्चे माल के स्रोत के रूप में तैयार करना तथा ब्रिटेन द्वारा तैयार किए गए माल के बाजार के रूप में तैयार करना, और इसी को मुक्त व्यापार का काल कहा जाता है, फ्री ट्रेड इन इंडिया। फ्री ट्रेड का मतलब क्या होता है, हम पहले इसको और इसको हमने क्या कहा था, इसको मैंने कहा था मुक्त व्यापार का काल या औद्योगिक पूंजीवाद का काल। अब मुक्त व्यापार का अर्थ क्या होता है, कई बार ये एक इकोनॉमिक टर्न है। जब 2 देश, आज के संदर्भ में अगर बात करूं, जब 2 देश इस बात पे सहमत हो जाएंगे कि हम अपने टैरिफ्स को बिल्कुल ज़ीरो कर देंगे। ठीक है, जो टैक्स आएगा, मान लो आज भारत और पाकिस्तान की, हालांकि ऐसा संभव नहीं हो सकता, एक इमेजिनेशन है, भारत और पाकिस्तान सहमत हो जाते हैं कि हमारे यहाँ फ्री ट्रेड किया जाए, यानी कि भारत से जो माल जाता है उस पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं जाएगा, यानी पाकिस्तान के बाजार में तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट कोई टैक्स नहीं लगाएगी। सेम यही कंसेप्ट जब इंडिया लागू करता है तो इसे कहा जाता है फ्री ट्रेड। फ्री ट्रेड इन बिटवीन 2 कंट्रीज की बात मैं कर रहा हूँ फिलहाल। तो अब ये चीज़ तो बहुत अच्छी लग रही है। अच्छा, हुआ क्या यहाँ पर, क्या हुआ यहाँ पे, ये तो हो गया कि ब्रिटेन से जो माल जाता था उस पर कोई टैक्स नहीं आता, ब्रिटेन से जो माल तैयार होकर आता था उस पर लगभग 0 टैक्स। ठीक है, जबकि भारत से पहली बात तो जाता ही नहीं था, कच्चा माल जाता था, उस पर एक हैवी टैक्स अडॉप्ट किया जाता था। तो यहाँ कोई मतलब वेलफेयर के लिए काम नहीं किया जाता था, ये तो एक सोची समझी मतलब नीति थी कि ब्रिटेन को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठाना है, भारतीय संसाधनों का ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठाना है। तो वहाँ पर उद्देश्य मुक्त व्यापार, मतलब मुक्त व्यापार की डेफिनेशन ये थी, ये एक तरफा डेफिनेशन थी। ठीक है, तो यहाँ पर 2 उद्देश्य है। एक्ट के द्वारा मुक्त व्यापार, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार की समाप्ति। अपवाद, चाय व चीन के साथ व्यापार को छोड़कर एक चीज, नोट 1833 के एक्ट के द्वारा ठीक है। तो 1833 के एक्ट के द्वारा चाय व चीन के साथ व्यापारिक एकाधिकार को भी समाप्त कर दिया गया, जबकि 1833 के एक्ट के द्वारा EIC व्यापारिक एकाधिकार की भी समाप्ति कर दी गई। दूसरा जो उद्देश्य है, मैं ये लिखवा इसलिए रहा हूँ
ताकि आप इसको एज इट इज़ अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा और ये सारी चीज़ें एक तरीके से आपके बहुत अच्छे नोट्स बन जाएंगे। तो इसलिए इसको बहुत अच्छी तरीके से जो शब्द मैं प्रयोग कर रहा हूँ उन्हीं शब्दों को आपको लिखना है, ठीक है। दूसरा जो उद्देश्य है, पहला उद्देश्य ये हो गया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करना। अब बात करते हैं दूसरे उद्देश्य की। यानी कि भारत को कच्चे माल के स्रोत के रूप में तैयार करना तथा ब्रिटेन द्वारा तैयार माल के रूप में प्रयोग करना। तो ये दोनों उद्देश्य थे। अब बात आ जाती है इसके लिए जो प्रक्रिया अडॉप्ट की गई वो क्या थी और किस प्रकार से ये सारी चीज़ें। अच्छा, दूसरी चीज़ इसका वास्तविक उद्देश्य क्या था उसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। प्रक्रिया, देखिए इसमें बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। ये प्रक्रिया और प्रभाव दोनों आप इसको समझ सकते हैं कि दोनों एक साथ ही हैं, इनको हम कोई अलग से डिवाइड नहीं कर सकते, बट स्टिल फिर भी हम काम करेंगे इसके ऊपर। जैसे कि एक व्यक्ति थे लॉर्ड हेस्टिंग्स, 1813 से 18 के बीच में ये रहे हैं और इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया। अब क्या था कि इस अंग्रेजी शिक्षा के बहुत सारे उद्देश्य थे, आर्थिक उद्देश्य भी था। जब भारत का युवा अंग्रेजी शिक्षा को सीखने लगा तो वो वेस्टर्न कल्चर की तरफ भी कुछ ना कुछ इंस्पायर हुआ और वेस्टर्न प्रोडक्ट्स की तरफ भी इंस्पायर हुआ। अब उसको धोती कुर्ता पहनना पसंद नहीं था, अब उसको पैंट और शर्ट पहनना पसंद था। तो यानी कि, और ये जो पैंट और शर्ट थे ये कहाँ से बन के आ रहे थे? ये ब्रिटेन से बन के आ रहे थे। यानी कि ब्रिटेन के तैयार माल को एक तरीके से खरीदने के लिए इंस्पायर किया गया और इसका उद्देश्य, अंग्रेजी शिक्षा को लागू करने का उद्देश्य ये भी था कि जो भारतीय हैं जो अंग्रेजी शिक्षा को सीखेंगे उनकी सोच को पूरी तरीके से परिवर्तित करना, उनको ये एहसास दिलाना कि ब्रिटिश संस्कृति, अंग्रेजी पहनावा, भारतीय पहनावा जो भारतीय संस्कृति से कहीं ज़्यादा श्रेष्ठ है। तो उसका फ़ायदा कहीं ना कहीं यहाँ आर्थिक स्तर पर भी देखने को मिला। तो इस लॉर्ड हेस्टिंग्स के अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने का परिणाम क्या हुआ कि भारतीय युवा पश्चिमी उत्पादों के प्रति आकर्षित हुआ। आकर्षण बढ़ा। भारतीय युवा का पश्चिमी उत्पादों के प्रति आकर्षण बढ़ा। तो ये एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जिसको हमने देखा है। तो ये हो गया लॉर्ड हेस्टिंग्स की। इसी प्रक्रिया में जो दूसरा नेम आता है, हालांकि बहुत सारे नेम आते हैं लेकिन जो दूसरा नेम है वो महत्वपूर्ण है। लॉर्ड डलहौजी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लागू किया। यानी कि राजनीतिक स्तर पर भी कहीं ना कहीं अब अंग्रेज जानते थे जितना हम राजनीतिक स्तर पर, जितना हम भारत के क्षेत्र को ऑक्यूपाई करेंगे उतना हमें आर्थिक क्षेत्र पर भी लाभ होगा। तो लॉर्ड डलहौजी की एक नीति आती है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इसको हम पढ़ें भी गए आगे। तो उसने भी कहीं ना कहीं भारत में ब्रिटिश पूंजीवाद को, या फिर मैं यूँ कहूँ कि ब्रिटिश उत्पादों को जगह बनाने में एक मदद की। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, लैप्स की नीति, ये एक सबसे महत्वपूर्ण चीज है। एक इसी प्रकार से
भू राजस्व लैंड रेवेन्यू है वो अंग्रेजी व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी थी। यानी कि भारत से जितना से ज़्यादा लैंड रेवेन्यू कलेक्ट किया जाए, यानी कि जो पूंजी कलेक्ट की जाए, उसका फ़ायदा अंग्रेजों को ही मिलेगा। तो भू राजस्व कहीं ना कहीं मैंने अभी बताया कि अंग्रेजों की रीढ़ की हड्डी थी। विभिन्न कालों में विभिन्न तरीके से लैंड रेवेन्यू के लिए कई प्रणालियाँ अडॉप्ट की गई, ठीक है। और वो प्रणाली भी भारत में ब्रिटिश अर्थव्यवस्था को या ब्रिटिश के द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाई गई। यानी कि ब्रिटिश अर्थव्यवस्था को मजबूती से भारत में जमाया, और जबकि भारतीय अर्थव्यवस्था को और जो भारतीय पुराने शिल्प उद्योग धंधे थे उनको बहुत बुरी तरीके से नुकसान पहुंचाया। तो इसी क्रम में जो पहला चरण होता है वहाँ पे लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में स्थायी बंदोबस्त की प्रक्रिया को अडॉप्ट किया। और द्वितीय चरण में ऐसी बहुत सारी, ये कृषि पर हम प्रभाव पड़ेंगे तो उसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी फिलहाल मैं इसके प्रभाव बता रहा हूँ कि ये जो प्रक्रिया और प्रभाव है उससे द्वितीय चरण में क्या थे वो, तो उनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो मैंने बताया कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्रथम चरण में यानी कि 1757 से 1813 में स्थायी बंदोबस्त की नीति अडॉप्ट की, ठीक है। द्वितीय चरण में दो और चीज़ों की शुरुआत हुई, एक तो रैयतवाड़ी की शुरुआत हुई और एक महालवाड़ी की शुरुआत हुई। और ये तीनों व्यवस्थाएं थी, और इन्हीं तीनों व्यवस्थाओं के परिणाम स्वरूप भू राजस्व 50% से ज़्यादा भू राजस्व अंग्रेजों के पास जाता था। और इसका जो प्रभाव है वो दो लोगों पर पड़ेगा, एक तो अंग्रेज पे पड़ेगा और एक किसान पे पड़ेगा। तो किसान पे इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और अंग्रेजों पे सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो ये क्या प्रभाव पड़े वो भी हम देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो देखिए, पहले चरण, दूसरे चरण प्लस तीसरे चरण, यहाँ लॉर्ड कॉर्नवालिस का स्थायी बंदोबस्त, इसी प्रकार से मैंने कहा दूसरे और तीसरे चरण में रैयतवाड़ी और महलवाड़ी था। और यहाँ पर इन तीनों ही चरणों में मैंने बताया था कि जो भू राजस्व की दर है वो 50% से कहीं ज़्यादा थी। अब इसका फ़ायदा किसको मिलेगा, इसका प्रभाव किस पर पड़ेगा, मैंने बताया था कि इसका प्रभाव दो जगह पर आपको देखने को मिलेगा। एक तो अंग्रेजों पर देखने को मिल रहा है और दूसरा किसानों पर देखने को मिलेगा। अब अंग्रेज में दो चीज़ें थी, एक तो सरकार थी और एक गवर्नर जनरल प्लस अधिकारी, आप मान सकते हो कि वो लोग थे। तो डेफिनेटली है फायदा इन लोगों को ही मिल रहा था, सकारात्मक प्रभाव इन पर पड़ेगा। और इस पूंजी का फायदा ब्रिटिश सरकार को हो रहा था, ब्रिटिश के जो गवर्नर जनरल थे व्यक्तिगत तौर पर जो अधिकारी थे उनको मिल रहा था, और वो अमीर बनते जा रहे थे। तो यानी कि सीधी सी बात है, सकारात्मक प्रभाव। जबकि किसान था, डेफिनेटली 50 से ज़्यादा प्रतिशत, मान लो अगर आपने 1 लाख रुपए का माल तैयार किया तो 50,000 तो आपका टैक्स में चला गया, फिर आप क्या बचाओगे। तो यही स्थिति, जितनी उपज ले रहा है जितने में बिकेगी उसका 50% तो उसको देना पड़ेगा। तो सीधी सी बात है, जो किसान है वो दरिद्र होता जा रहा था, और इसी दरिद्रता के, इसी ऋण को चुकाने के लिए, इसी राजस्व को चुकाने के लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा कर्जा ले रहा था। वो महाजन और साहूकारों के जाल में लगातार फंस गया, यानी कि ऋणग्रस्तता उसकी बढ़ गई। महाजन और साहूकारों के जाल में लगातार फंस गया और ऋणग्रस्तता बढ़ गई। एक और डायमेंशन है, वो ये है कि ठीक है, किसानों पर तो इसका इफेक्ट नेगेटिव पड़ ही रहा था, मजदूरों पर इसका क्या इफेक्ट पड़ा उसके बारे में और हम डाल लेते हैं। उद्योगों पर इसका क्या इफेक्ट पड़ा। जब ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना हो गई तो ऑब्वियस सी बात है, उद्योगों पर जो ब्रिटेन के उद्योग भी यहाँ लगे, ठीक है। और वहाँ पर जो रहने वाले मजदूर थे, कामगार थे, उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा उसको और देख लेते, फिर हम तीसरे चरण की बात करते हैं। तो अंग्रेजों पर, किसानों पर, उद्योग क्षेत्र पर मैंने बताया कि वहाँ पर जो रहने वाले थे, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर भी नकारात्मक मिलेगा, इन पे भी नकारात्मक मिला था, यहाँ पे सकारात्मक मिला था। नकारात्मक कौन कौन से प्रभाव हुए। पहला,
काम के घंटे सुनिश्चित नहीं थे। नहीं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि कोई काम के घंटे सुनिश्चित नहीं है। 16 घंटे भी काम कर रहे हैं, 12 घंटे भी काम कर रहे हैं, 14 घंटे भी काम करते हैं। दूसरा जो प्रभाव है वो है वेतन, कम वेतन और वेतन में असमानता। किस किस के बीच में? पुरुषों, महिलाओं व बच्चों के बीच में। यानी कि महिलाओं और पुरुष बच्चों से काम तो उतना ही लिया जाता है, लेकिन पुरुषों के कंपैरेटिवली में कम वेतन दिया जाता था। साप्ताहिक अवकाश नहीं, अवकाश नहीं। उसके अलावा सुरक्षा के कोई भी मानक नहीं थे। सुरक्षा के मानक नहीं, किसी भी प्रकार के मानक नहीं थे सुरक्षा के। मतलब बहुत खतरनाक उद्योग थे, जैसे कि माइंस का उद्योग था, कोयला उद्योग था, वहाँ पे भी बच्चे भी काम कर रहे हैं, महिलाएं भी काम कर रही हैं। कोई ट्रेजेडी हो जाए तो उसके लिए कोई इंश्योरेंस जैसी नहीं थी। तो ये सारा का सारा एक ओवरऑल इफेक्ट है द्वितीय चरण का। तो ये हमने देखा। अब हम तृतीय चरण की बात करते हैं कि तृतीय चरण में क्या हुआ और किस प्रकार से उसके क्या प्रभाव थे, कौन सी प्रक्रिया अडॉप्ट की गई, ये सारी चीज़ें हम देखें। तृतीय चरण 1858 से 1947, इसकी पृष्ठभूमि क्या रही होगी? मैंने बताया कि द्वितीय चरण की शुरुआत तभी होती है किसी भी चरण की जब द्वितीय चरण में समाप्त होता है। तो यहाँ कोई आप एक क्लियर कट डिवीजन नहीं कर सकते। तो द्वितीय चरण के कारण ही तृतीय चरण की शुरुआत का कारण रहे होंगे। तो देखिए, पिछली बार हमने देखा था द्वितीय चरण में कि किसान और जो मजदूर थे जो उद्योग में काम कर रहे थे, उन दोनों पे नकारात्मक इफेक्ट पड़ रहा था। और परिणाम क्या हुआ? इन दोनों ने विद्रोह शुरू कर दिया और इसी का परिणाम हुआ 1857 की क्रांति। जिसे वीर सावरकर ने भारत का प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष कहा। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष कहा। तो यही कारण था जिस वजह से बहुत कुछ बदलाव हुआ, और वो बदलाव हुआ 1858 के एक्ट के द्वारा। 1858 का एक्ट, और इससे भारत में विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं बदल गई। बदलाव क्या हुआ? अभी तक जो शासन था वो EIC का शासन था, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था। का शासन अब पूरी तरीके से खत्म। शासन खत्म। दूसरी जो चीज है, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म कर दिया गया। उसके अलावा अब जो भारत का शासन है, का शासन क्राउन यानी कि महारानी के अधीन कर दिया है। क्राउन या ब्रिटिश संसद के अधीन कर दिया गया। ये एक प्रभाव देखने को मिला। उसके अलावा गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया गया। तीसरा, गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया गया। वायसराय के पद का सृजन। वायसराय के पद का सृजन किया गया। इसी प्रकार से भारत सचिव, जो भारत के मामलों को ब्रिटेन में देखेगा, ब्रिटिश सरकार का कोई मंत्री होता था, तो भारत सचिव के पद का सृजन। पद का सृजन किया गया। ये एक सबसे महत्वपूर्ण है। तो ये सारी व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं बदल गई। अब ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरी तरीके से समाप्त हो गया, लेकिन जो चीज नहीं बदली वो थी शोषण करना। ठीक है, और इस कर्म में भी दो ही उद्देश्य ब्रिटेन के रहे। एक तो ये कि ब्रिटिश साम्राज्य को चिरस्थायी एवं विस्तारित करना है, यानी कि ब्रिटिश साम्राज्य को हमेशा के लिए मेंटेन रखना है। जो कहा जाता है कि ब्रिटेन का सूर्य कभी अस्त नहीं होता, तो उसी उद्देश्य पे ये लोग काम कर रहे थे। दूसरा जो उद्देश्य है, और यहां पर जो नीति अडॉप्ट की गई, अब नीति बदल चुकी थी।
पहले चरण में नीति थी खुली लूट की प्रक्रिया, दूसरे में थे मुक्त व्यापार, फ्री ट्रेड, कच्चे माल के रूप में भारत को प्रयोग करना और तैयार माल के बाजार के रूप में। तीसरी जो नीति थी वो थी पूंजी के बदले, यानी कि जो पूंजी लेकर गई थी भारत में, उस पूंजी को दोबारा से भारत में निवेश किया जाए और उससे नई पूंजी बनाई जाए। और इसे ही ये एक तरीके से देखा जाए तो पूंजीवाद का पूर्णतः एक क्लियर कट आपको मतलब स्वरूप दिखाई देने लग रहा है। कैपिटलिज्म का पूरी तरीके से स्वरूप अब यहाँ पर हावी है। तो पूंजी के बदले पूंजी कमाई गई, अब उस पूंजी को कहाँ लगाया गया, इसके बारे में हम सारी चीजें करेंगे। एक और भी हम लिख सकते हैं, वो ये है कि भारत विद्रोह में विद्रोह की जांच के लिए कौन सा कमीशन गठित किया गया था। ये एसएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं ऐड कर रहा हूं। भारत में विद्रोह के लिए बिल कमीशन का गठन, ये चीज थी। ठीक है, अब हम इसके बारे में और आगे विस्तारित है कि क्या वो प्रक्रिया थी और किस प्रकार से किया गया, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। पूंजीवाद का स्वरूप था पूंजी के बदले पूंजी कमाई जाएगी, ये एक सबसे महत्वपूर्ण चीज है। और इसी के लिए जो प्रक्रिया थी और इसी का भारत में क्या प्रभाव देखने को मिलेगा कि निवेश की प्रक्रिया अडॉप्ट की गई। और वो जो निवेश है वो अवसंरचनात्मक विकास में, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को के ऊपर किया गया। अवसंरचनात्मक विकास, यहाँ पर भी ये निवेश किया गया। आप देखिए इस चरण में जो निवेश किया गया था वो रेल पर निवेश किया गया, रेल पर। और आपको पता होगा कि 1853 मुंबई से थाने, एक चीज इसी प्रकार से टेलीग्राम का विकास किया गया, जिसको आप तार कहते हो, तार। और पहला जो तार भेजा गया था वो कलकत्ता से आगरा भेजा गया था, इसका विकास किया गया। इसी क्रम में बैंक की स्थापना की गई, बैंकों की स्थापना। पहला बैंक था भारत में अवध कमर्शियल बैंक, (1881) इसकी स्थापना की गई। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की थी। इसके अलावा बागानी कृषि, जैसे कि चाय, रबड़, काफी, इस प्रकार की जो कृषि थी उसमें पूंजी लगाई गई। तो ये सारी चीजें हमने देखी। ठीक है, ये सारा सिस्टम था कि किस प्रकार से क्या सारी चीजें चली। लेकिन ब्रिटिशर्स इसको ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी बताते थे, ब्रिटिश आर्थिक नीति बताते थे। लेकिन वास्तविकता ये थी कि ये जितनी भी प्रक्रिया यहाँ की गई है वो सभी प्रक्रियाएं कहीं ना कहीं भारत का खून चूसने के लिए की गई, यानी कि भारत से पूंजी निकालने के लिए की गई और ब्रिटिशर्स को इसका बेनिफिट उठाने के लिए, ब्रिटिशर्स को इसका लाभ उठाने के लिए की गई है। तो नेहरू ने इसका बहुत ज़बरदस्त क्रिटिसाइज़ किया है। नेहरू ने कहा कि ये वास्तविकता में ब्रिटिश आर्थिक नीति नहीं थी, ये औपनिवेशिक आर्थिक नीति थी। तो कई बार यूजीसी में ये पूछा जाता है कि किसने ये कहा था कि ये वास्तविकता में ब्रिटिश आर्थिक नीति नहीं थी बल्कि औपनिवेशिक आर्थिक नीति थी। तो वो नेहरू का कथन था। आर्थिक नीति न होकर आर्थिक नीति थी,
यानी कि ब्रिटिश औपनिवेशिक आर्थिक नीति न होकर ये औपनिवेशिक आर्थिक नीति थी, ये नेहरू का कथन था। तो ये चीज़ है। अच्छा, एक और जो चीज़ है, इस प्रकार से हमने देखा कि विभिन्न चरणों में लूट की जो प्रक्रिया है, यानी कि भारत के जो शोषण की प्रक्रिया है, औपनिवेशिक प्रक्रिया है, वो पूरी तरीके से चालू रही। ठीक है, और ये जो चीज़ है ये मैंने बताया कि 3 चरणों में हमने इसको पढ़ा है। अब कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि किस इतिहासकार ने भारत में औपनिवेशिक के वाद के विभिन्न चरण बताए हैं। तो ये जो मैंने चरणों का डिवीज़न किया है, ये एक्चुअली आर.पी. दत्त ने अपनी बुक इंडिया टुडे में मार्क्सवादी मतलब विचारधारा के अनुसार इसको देखा है। तो आर.पी. दत्त की, सुनील दत्त का भाई नहीं है ये, आर.पी. दत्त की बुक इंडिया टुडे और के अनुसार में किया गया है, मार्क्सवादी विचारधारा के अनुसार। मार्क्सवादी विचारधारा के अनुसार इंडिया टुडे की बुक है आर.पी. दत्त की, उसमें किया गया है। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये हमने पूरा कर लिया। तो अब हमने विभिन्न चरणों को देख लिया। उपनिवेशवाद के विभिन्न चरण हैं, उनको देखा है। अब जो है हम अगले पार्ट में हम देखेंगे कि इसका इफेक्ट, विभिन्न चरणों का, इन चरणों का प्रभाव क्या पड़ा है, कृषि क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ा, उद्योग क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ा। इसके अलावा हम एक और चीज़ देखेंगे, वो देखेंगे कि कृषि क्षेत्र का, उद्योग क्षेत्र का, धन का निष्कासन का सिद्धांत देखेंगे, ड्रेन ऑफ वेल्थ, दादा भाई नौरोजी ने दिया था, उसको हम पढ़ेंगे। इसी ब्रिटिश पर भारतीय अर्थव्यवस्था प्रभाव, ये सारी चीज़ें हमने इसी में पढ़नी है। तो ये पार्ट 1 था जो मैंने आपको इस पूरे लेक्चर में बताया है। तो आशा करता हूँ कि ये आपको पसंद भी आया होगा। मैं हमेशा कहता हूँ कि आपका एक लाइक, कमेंट, शेयर हमें मोटिवेशन देता है। तो कम से कम एटलीस्ट इसको 5 में कीजिए। मैंने बताया सब्सक्राइबर्स बहुत कम है, लाइक कमेंट भी अब आप धीरे धीरे करना छोड़ने लगता है कि लॉकडाउन के उस मूड से आप बाहर नहीं निकल रहे। लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ कि ऑनलाइन को आप सीरियसली लीजिए, क्योंकि ये एक लंबा चलने वाला प्रोसेस है। कल परसों फिर एचआरडी मिनिस्ट्री ने कहा है कि क्लियर किया है कि अभी फ़िलहाल हमारा कोई विचार नहीं है स्कूल वगैरह खोलने का। हम एक तरीके से पहले एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है, और अगर उसके सकारात्मक परिणाम आते हैं तो ही हम इस प्रक्रिया को बढ़ाएंगे। तो अभी फ़िलहाल आप इसी के थ्रू आप अपने आप को शिक्षित करें, जागरूक करें। तो इसी शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।